तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम जो हमने कल कराया था उससे आगे का वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका क्या कराया था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कराया था, ठीक है। और उसमें कुछ बातें भी बता दी थी। और अब हम जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसके नियम की उत्पत्ति करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो ये डायग्राम है ये डायग्राम भी बनाए थे और उसके बाद कुछ थोड़ा सा डेरिवेशन भी किया था, लेकिन उत्पत्ति के लिए मैंने डायग्राम को दोबारा बना दिया है, ठीक है। अब जो डायग्राम थे हमारे ये क्या थे, देखो एक बार। हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। कितनी वस्तुएं हैं, ए और बी, ठीक है। और इसके बाद इनके द्रव्यमान कितने हमारे पास, m1 m2, ठीक है। और हमने मान लिया ये प्रारंभ में कितने वेग से गतिमान है, ये तो है u1 वेग से और ये है u2 वेग से, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि कुछ समय पश्चात ये आपस में टकरा जाती है। क्या हो जाता है, टकरा जाती है। तो टकराने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये इस पर एपेबल से टकराती है, ठीक है। हमने मान लिया जो हमारी वस्तु ए है, वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर जो लगाया गया बल है वो कितना है, F1। अब हमें पता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह भी उस पर उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जब वस्तु ए बी पर F1 बल लगाती है तो बी भी वस्तु ए पर उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल F2 लगाती है। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। तो इसके बाद, ठीक है, ये है हमारी वस्तु ए और वस्तु बी। अब हमें पता है कि जैसे ही ये वस्तुएं टकराती हैं, ठीक है, यानी जैसे ही ये वस्तुएं टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, इनके वेग में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक वेग था u1 u2, लेकिन टकराने के बाद इनका जो वेग है वो कितना हो जाता है, v1 और v2, यानी इनके वेग में परिवर्तन हुआ। देखो जो हमारी वस्तु a है इसका वेग तो हुआ u1 से v1 और b वाली वस्तु का वेग हो जाता है u2 से v2। अब ये बताओ, जब हमारा वेग में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो जो हमने डायग्राम में अभी आपको बताया है वही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या है कि सबसे पहले मैंने कल ये भी लिखवा दिया था कि माना m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जिनके प्रारंभिक वेग u1 u2 है, ठीक है। माना कुछ समय पश्चात ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर टक्कर करी दोनों ने। टकराने के बाद इनके वेग v1 v2 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी बताया था मैंने। तो अब हम इससे बाद में जो हमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हमारे टक्कर से पहले क्या है, टक्कर से पहले। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है क्या है, टक्कर से पहले। अब देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि जब वस्तु A वस्तु B से टकराकर उस पर F1 बल लगाती है, ठीक है, यानी वस्तु A है जब इस पर टकराती है तो A द्वारा जो वस्तु B है हमारी उस पर कितना बल लगाया जाता है, F1 बल लगाती है, ठीक है। तो वस्तु B भी उसकी प्रतिक्रिया के लिए F2 बल लगाती है। तो हमें पता है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, और न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताया था मैंने, कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो प्रतिक्रिया बल पता लग गया सभी को, क्या है, F2 बल लगाती है और वस्तु B का वेग बदल जाता है।
तो सिंपल सी बात है, अभी बताई थी कि जब वस्तु ए बी पर टक्कर करती है तो क्या होता है, यदि हमने मान ले दी रुकी हुई है, तो रुकी हुई है तो जब वस्तु ए बी पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, ये गतिमान ही तो होगी, यानी इसके वेग में परिवर्तन ही तो होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं, या हमारी दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी रुकी हुई है और दूसरी स्पीड से आती है, तो जैसे ही वो इसमें टकराती है तो अपना स्थान में परिवर्तन भी तो करती है थोड़ा बहुत टक्कर लगने के बाद। यानी पहले तो वो शून्य वेग से रुकी हुई थी, लेकिन टक्कर लगने के बाद कुछ वेग मिला उसे, क्योंकि टक्कर लगने के बाद उसने स्थान में परिवर्तन किया। ठीक है, तो सभी के बच्चों के समझ में आ गई ये वाली बात। तो क्या है कि जब वस्तु बी से टकराती है वस्तु ए, तो क्या होता है, वस्तु का वेग भी बदल जाता है। तब माना इस दौरान, ठीक है, क्या है, लगा समय टी है, क्योंकि ये बताओ जब वस्तु आकर टकराती है तो जब उसके वेग में परिवर्तन होता है तो यह प्रक्रिया कुछ समय के अंदर ही तो होगी, क्योंकि यदि हमारे पास समय ही नहीं है तो कैसे हो जाता है ये सब। तो ठीक है, तो इसके बाद है हमारा वस्तु बी का त्वरण, क्योंकि ये बताओ जब इसका वेग क्या है u2 से v2 होता है तो इसका मतलब त्वरण भी होगा, और वस्तु का त्वरण। अब ये बताओ जो हमारा त्वरण होता है a2 बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे लगा समय, यानी जितना भी वेग परिवर्तन में समय लगता है, ठीक है, उससे क्या कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि मैंने त्वरण की डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखवाई थी ना। अब ये बताओ वेग परिवर्तन का मतलब है, अब जो हमारी दूसरी वस्तु है इसका वेग u2 से कितना हो जाता है v2, यानी कि जो हमारा u2 है ये, ठीक है, u2 क्या है हमारा, ये प्रारंभिक वेग क्या है u2, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v2 क्या है हमारा, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब है यहाँ पर कि टक्कर लगने के बाद जो उसके वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये बताओ त्वरण का पता लग गया फॉर्मूला, वेग परिवर्तन बटे लगा समय, तो यहाँ से a2 बराबर। अब ये बताओ जब भी हम वेग परिवर्तन निकालते हैं तो क्या होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हैं। तो दूसरी वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, v2 माइनस के u2, तो हमें यहाँ से त्वरण मिल गया। लेकिन हम जानते हैं कि जब वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या है, वस्तु पर एक बल भी कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हो ये बात कि जब वस्तु में क्या है त्वरण उत्पन्न होता है तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है, या ये कह लो कि जब वस्तु वस्तु बी पर टकराती है तो ये इस पर कुछ बल भी तो लगाती है F1। तो सबसे पहले जब हमें त्वरण मिल गया वस्तु 2 का, क्योंकि जैसे ही इस पर बल कार्य किया, क्योंकि F1 ही तो बल कार्य किया, और F1 बल लगने के कारण ही इसने क्या किया, अपने वेग में परिवर्तन। तो जब इसने अपने वेग में परिवर्तन किया तो क्या हुआ, इसका त्वरण कितना था हमारा वस्तु बी का, a2। ठीक है, और जब हमें वस्तु बी का त्वरण a2 मिल जाता है तो अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, बल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु बी का हमारे पास क्या है, द्रव्यमान भी है, इसका द्रव्यमान हमारे पास m है और इसका द्रव्यमान हमारे पास m2 है। तो इसीलिए वस्तु क्या है, वस्तु पर लगा बल। तो ये बताओ न्यूटन के दूसरे नियम से हमने बल का एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था, ठीक है, वो क्या क्या था, एक F बराबर ma। देखो जब भी न्यूटन के दूसरे नियम का फॉर्मूला कहा जाए तो आपको ये याद रखना है कि F बराबर ma, क्योंकि अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे और आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और जिसकी जो ये है हमारे जो मैं वर्क करा रहा हूँ, यदि ये किसी समझ में ना आए तो मुझे इसकी पिक ले सकता है। ठीक है, तो फिर में करने के लिए, तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया।
तो इसके बाद देखो F बराबर एम में, लेकिन हम जो बल निकाल रहे हैं वो किस पर निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना रह गया था, वस्तु बी पर लगा बल निकाल रही है। ठीक है, अब ये बताओ वस्तु बी पर कितना बल लगा है हमारा, F1 लगा है, और F बराबर क्या होता है एम में, लेकिन वस्तु बी पर लगा है तो द्रव्यमान भी किसका लिखते हैं हम, वस्तु बी का, और त्वरण कितना लिखते हैं हम A2, क्योंकि वस्तु हमारी क्या है ये बी तो है, तो F1 बराबर M2 इंटू, अब ये बताओ V2 माइनस के U2, क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास V2 माइनस U2 बटे में T, यानी अपॉन में T, समीकरण क्या मान लिया 1। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया सभी के। तो इसके बाद हम चलते हैं हम अपने इसके जब टक्कर कर लेते हैं, यानी क्या है ये टक्कर के बाद। तो प्यारे बच्चों देखो, अब ये प्यारे बच्चों ये बताओ टक्कर के बाद, ठीक है, जो हमारी दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु का जो वेग है u1 से कितना हो जाता है v1 हो जाता है। इसका मतलब जब इसका वेग u1 से v1 हो जाता है तो इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। अब हमें पता है कि वस्तु A पर लगा बल कितना है F2, क्योंकि जो F2 है हमारा B की विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार हम इसको करते हैं क्या, कि जब वस्तु B, ठीक है, वस्तु A पर प्रतिक्रिया बल F2 लगाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो वस्तु A का वेग भी बदल जाता है। तो सभी को पता है कि हमें वही बालकों देखो, जैसे ही वस्तु A ने वस्तु B पर कुछ बल लगाया तो इसका मतलब वो क्या हुई, रुकेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तब वस्तु A का त्वरण कितना मान लिया हमने, A1 बराबर V1 माइनस के U1 बटे T, और गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है M में होता है, तो उसी के अनुसार F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा M1A1, क्योंकि जो हमारा F2 है ये क्या है, पहली वस्तु पर लगा बल है, क्योंकि इस दिशा में ही तो लगा है जो हमारा F2 है, और ये कौन सी वस्तु है हमारी M1, और इसका वेग कितना हो जाता है उसके बाद V1, ठीक है, यानी U1 से कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, U1 से V1, ठीक है। अब जब इसके वेग में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो अब ये बताओ, यहाँ से जब हम वस्तु है हमारे पास तो वस्तु A का त्वरण कितना हो जाता है, तो क्या करते हैं हम, यानी प्यारे बच्चों एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ये है अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, और इस दौरान जो हमारा क्या है लगा समय है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, जो हमारी वस्तु है, वस्तु का अंतिम वेग कितना है v1, और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है u1, और लगा समय कितना है t, ठीक है। अब दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है m में, और F2 बराबर क्या होता है M1A, क्योंकि F2 क्या है हमारा दूसरी वस्तु पर लगा बल, ठीक है। तो F2 बराबर, अब ये बताओ M1 v1 माइनस के u1 बट t, क्योंकि A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यही तो है। अब इसके बाद देखो, हमें पता है कि देखो हमारे पास F1 की वैल्यू मिल गई, F2 की, हमें पता है कि जो F2 बल है F1 बल की क्या है प्रतिक्रिया है। अब न्यूटन के जो तीसरा नियम था, हमारा तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, यदि हम क्रिया इस दिशा में करते हैं तो प्रतिक्रिया इस दिशा में होती है, लेकिन दोनों के मान क्या रहते हैं हमेशा बराबर रहते हैं। तो पता लग गया सभी को क्या है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब ये देखो, क्योंकि बल हमारा F1 इस दिशा में है और F2 बल इस दिशा में है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तब ये हमें पता है कि आपस में क्या होते हैं बराबर होंगे, ठीक है। अब ये बताओ F1 बराबर क्या है F2 के होंगे, लेकिन F2 बल क्या है हमारा, F2 बल क्या है F1 के विपरीत दिशा में है, इसीलिए F1 के विपरीत दिशा में होने के कारण हम इसमें क्या लगा देते हैं निगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद ये बताओ F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास M2 V2 माइनस के U2, यही तो है F1 की वैल्यू M2 V2 माइनस U2 बटे T, ठीक है।
इसी प्रकार हमें F2 की वैल्यू भी है, कितनी है हमारे पास, M1 V1 माइनस U1 बटे T, ये है F2 की वैल्यू। तो F1 F2 की वैल्यू रख दी। हमें पता है कि T से T कैंसिल, और M2 V2 माइनस, क्योंकि M2 के अंदर गुना करी, M2 V2 माइनस के M2 U2। इसी प्रकार बराबर क्या कर लेते हैं हम ये क्या है, माइनस है, तो माइनस के M1, ठीक है, और इसके बाद में क्या हो जाता है हमारा ये V1, और माइनस माइनस प्लस M1 U1। इसके बाद में हम जो M2 V2 है, तो V वाले मान एक साइड में ले लेते हैं, तो M1 V1 को ले हम इस तरफ, तो M1 V1 हो गया बराबर M2 U2 को ले गए हम उस साइड में उठाकर, तो M2 U2 हो गया। अब प्यारे बच्चों सभी को पता है कि टक्कर के बाद का कुल संवेग, क्योंकि जो हमारी वस्तुएं थी उनका टक्कर के बाद वेग कितना हो जाता था, V1 V2। अब संवेग क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, संवेग। और ये है हमारे टक्कर के बाद वाले संवेग। तो इसका मतलब कुल का मतलब क्या होता है, दोनों ऐड हो गए। अब U1 U2 क्या है, हमारा टक्कर से पहले संवेग, ठीक है, क्योंकि जो हमारे M1 U1 M2 U2 है टक्कर से पहले के संवेग ही तो है। संवेग की डेफिनेशन सभी को पता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि टक्कर के बाद का कुल संवेग और टक्कर के पहले का कुल संवेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नियत का मतलब यही है। तो प्यारे बच्चों आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर। तो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। अब देखो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। मैंने रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण एक और कराया था, वो क्या बताया था कि रॉकेट नोदन की क्रिया विधि, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। अब देखो जो हमारी रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है ये क्या है, ये है हमारा बंदूक का पीछे हटना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बंदूक का पीछे हटना हमारा क्या है, ये उदाहरण है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या मानते हैं कि माना एक बंदूक है। सबसे पहले वैसे समझा देता हूँ। देखो हमारे पास ये क्या है, एक बंदूक है और ये स्टार्टिंग में क्या है, विराम अवस्था में है। स्टार्टिंग का मतलब है इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। क्योंकि ये बताओ जब हम इसमें गोली रखते हैं या मैगजीन डालकर रखते हैं तो क्या होता है, ये स्टार्टिंग में रुकी हुई तो होती है, और जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है, गोली तो आगे की ओर V1 वेग से चलती है, और जो बंदूक है हमारी क्या है, झटका मारती है पीछे की ओर, यानी किसी वेग से ही तो चलती है, V2 वेग से। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हमने मान लिया कि इनका प्रारंभिक वेग तो 0 है क्योंकि ये विराम अवस्था में है, और मैंने विराम अवस्था भी बता दी थी क्या होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होती है विराम अवस्था, कि जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, यानी जिस पोजीशन में वह रहती है उसी पोजीशन में पड़ी रहती है, ठीक है। अब हमने देखो मान लिया कि माना बंदूक का द्रव्यमान कितना है, M1, ठीक है, वह गोली का द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, M2, क्योंकि जो हमारी बंदूक है उसमें कुछ द्रव्यमान भी तो होगा और जो गोली है उसमें भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो हमने इनका द्रव्यमान मान लिया M1 M2, ठीक है। अब हमने मान लिया कि प्रारंभ में ही विराम अवस्था में रखी है, क्योंकि विराम अवस्था में ही रखी रहेगी ये, ठीक है। और जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक से V1 वेग से निकलती है। सभी को पता है जब जो हमारी बंदूक होती है जैसे उससे गोली निकलती है तो जो हमारी गोली है वो किसी वेग से ही तो निकलती है प्यारे बच्चों, क्योंकि गति तो करती है वो साथ के साथ। क्योंकि यदि हमारे पास दूर कोई व्यक्ति खड़ा तो उसके पास वो क्या है, गति करके ही तो जाती है। तो उसका मतलब हमने मान लिया उसका वेग कितना हमारे पास V1 है, ठीक है। तथा बंदूक पीछे की ओर, और बंदूक जैसे ही झटका मारती है अपनी स्थिति में परिवर्तन ही तो करती है, तो उसका वेग कितना हो जाता है, V2 हो जाता है, या V2 वेग से पीछे हटती है। तब ये बताओ संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है, यानी कि क्या होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी ये होता है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का। लेकिन यहाँ गोली चलाई गई है तो क्या लिखेंगे हम, गोली छूटने से पहले
वस्तु का संवेग बराबर होगा किसके? गोली छूटने के बाद संवेग। अब ये बताओ हम, ठीक है, अब ये बताओ गोली छूटने से पहले जो हमारा कुल संवेग है कितना है? m1 प्लस m2, क्योंकि हमने संवेग मान लिया छूटने से पहले कितना? p1 और बाद का कितना मान लिया? p2। तो हमने मान लिया ये p1 बराबर क्या होगा? p2। अब ये बताओ गोली छूटने से पहले संवेग कितना है? m1 प्लस के m2, और जो वेग है कितना है? प्रारंभिक u, लेकिन बाद में जो हमारी बंदूक है उसका द्रव्यमान कितना है? m1। अब देखो कुल क्यों किया? कुल इसलिए किया क्योंकि दोनों का वेग क्या है? u ही है विराम अवस्था में, ठीक है। या हम इसे m1u लिखते प्लस m2u लिखते, बात एक ही है क्योंकि हमने कॉमन ले दी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब जो गोली छूटने के बाद वेग है तो m1 बंदूक का वेग कितना हो जाता है पहले बच्चों? v1, और प्लस के m2 ये क्या हो जाएगा? v2। अब ये बताओ ये विराम अवस्था में थी, चूँकि बंदूक क्या है? विराम अवस्था में है, और जब विराम अवस्था में होती है तो u का मान प्रारंभिक वेग लेते हैं 0, तो m1 प्लस m2 गुना क्या है? 0। ये क्या है? m1 v1 प्लस के m2 v2, तो ये तो सारा 0 हो गया, तो m1 v1 प्लस के m2 v2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि हमसे इसे लिया है हम इसे लिया है हम इस साइड में, तो m2 v2 जो का तो, और माइनस के क्या हो जाता है? m1 v1, तो यहाँ से v2 बराबर माइनस के m1 v1 बटे m2, ये फॉर्मूला बनता है। यानी जो न्यूमेरिकल पूछता है हमारा किसका? बंदूक का वेग। तो प्यारे बच्चों सब आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वर्क काफ़ी हो गया है, तो आपको एक फेयर में करना है। ले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।